पहले दिल्ली में एक बैठक मदरसा सर्वे को लेकर जमीयत उलमा हिंद के हेड ऑफिस में की गई, जिसके बाद पूरे देश में एक मैसेज गया कि ये एक बहुत अच्छा कदम है मुसलमानों का, जमीयत की तारीफ हुई। लेकिन कल की मीटिंग के बाद जब मौलाना अरशद मदनी मीडिया के सामने आए और जिस तरह की चीजें उनके जरिए कही गई, उसको लेकर सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बहस छिड़ गई है। आज तक बाकायदा उस पर एक प्रोग्राम करता है और ये कहता है कि मदरसा सर्वे जमीयत को एक्सेप्ट है, देश के सबसे बड़े मुस्लिम इदारे दारुल उलूम देवबंद को एक्सेप्ट है, लेकिन ओवैसी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। इसको लेकर बाकायदा एक बहस की गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मौलाना अरशद मदनी ने जो अपनी पत्रकारों को दिए गए बयान में जो बातें कही हैं, उनका पोस्टमार्टम करने की जरूरत है, उस पर बात करने की जरूरत है, और उस पर देश कल से बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है। दो तरह की चीजें सामने आ रही हैं मुसलमानों में। एक तो ये कि लोग उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जो मुस्लिम दुश्मनी में सबसे आगे हैं, जिनको मुसलमानों का दुश्मन माना जाता है, उनको सोशल मीडिया पर कुछ मुसलमानों के जरिए थैंक्स बोला जा रहा है। और वो थैंक्स बोलने की जो वजह है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले और बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर एतराज़ात खुद मुसलमानों के जरिए किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है, मौलाना अरशद मदनी का ये बयान कि हमें सर्वे पर कोई आपत्ति नहीं है, और दूसरा ये कहना कि अगर मदरसे की प्रॉपर्टी गैर कानूनी ज़मीन पर बनी हुई है, उसका बाकायदा मदरसे ने उसको ख़रीदा नहीं है, या वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, या फिर वो सरकारी ज़मीन पर बनाई गई है, तो उसके लिए मदरसा संचालक को सरकार के ज़रिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए उनको नोटिस दिया जाए, और अगर मदरसा प्रशासन, मदरसा संचालक उस नोटिस के जवाब में कोई एविडेंस नहीं दे पाते हैं कि ये हमारी अपनी ज़मीन है, ये सरकारी मिल्कियत नहीं है, या इस पर हमने कब्ज़ा करके मदरसा या मस्जिद नहीं बनाई है, तो उसको 15 दिन के बाद तोड़ दिया जाए। एक बड़ा सवाल है कि मौलाना, क्या कोई न्याय प्रक्रिया देश में नहीं बची है कि अगर आप सिर्फ नोटिस दीजिए, 15 दिन में कोई जवाब नहीं देता है तो आप उसको तोड़ दीजिए? आपको याद होगा कि इलाहाबाद में जब एक मामला सामने आया था, जिस तरह से मकान गिराया गया था प्रोटेस्ट के बाद, उसके बाद यही सवाल खड़ा हुआ था, उस पर बहस शुरू हो गई थी कि क्या किसी को आप एक दिन में मुजरिम ठहरा करके उसके उस घर को, जो उसकी पत्नी के नाम है, गिरा देते हैं। सरकारी रिकॉर्ड में उसका सारी चीज़ें मौजूद हैं, मामला कोर्ट पहुंचता है, कोर्ट में भी अभी तक आप देख रहे हैं कोई उसमें फैसला नहीं हुआ। लेकिन सवाल न्याय प्रक्रिया के ऊपर है कि पूरी न्याय प्रक्रिया को पूरा करना होगा। अगर कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि यह गैर कानूनी ज़मीन पर है और कोर्ट ऑर्डर करता है, तो फिर उस पर किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह का बयान देकर आप कहीं ना कहीं योगी सरकार को आमंत्रण दे रहे हैं कि आइए आप मदरसों की ज़मीनें चेक कीजिए, और जो ज़मीनें अवैध पाई जाती हैं, जो मदारिस अवैध ज़मीन पर बने हुए हैं, उनको आप 15 दिन का नोटिस दे करके बिल्डोज कर दीजिए। हमारा बड़ा मदरसा है, हम देश के बड़े मदरसा चलाने वाले हैं, हमारे पास सारे पेपर हैं, हमारे पास बिल्डिंग प्लान है, इसलिए हमारे मदरसे पर कुछ नहीं होने वाला, दारुल उलूम देवबंद पर कुछ नहीं होने वाला। अब सवाल ये खड़ा होता है, आप बात कर रहे थे कि पूरे देश से मदरसा संचालकों को बुला करके बैठक की जा रही है, उनकी समस्याओं पर बात की जाएगी, उनके समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। तो क्या इस बैठक में इस तरह का समाधान निकाला गया है? तो इस बात को लेकर के लोग तरह तरह की आपत्तियां, तरह तरह की बातें कर रहे हैं मौलाना अरशद मदनी के इस बयान को लेकर। अगर वो ज़मीन मदरसों की ज़मीन नहीं है, अगर वो ज़मीन गवर्नमेंट की ज़मीन है और ये साबित हो जाए कि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, दूसरे ये कि 15 दिन पहले उन्होंने नोटिस दिया और मदरसे वाले उस सिलसिले के अंदर नहीं अपने कागज पेश कर सके, तोड़ दें वो दूसरे। अब आइए हम बात करते हैं जिसमें लोग योगी आदित्यनाथ को थैंक्स बोल रहे हैं। लोग का मतलब मुसलमान खुद बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपकी निगाह से भी गुजरा होगा, अगर आप ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर। उसकी वजह यह बताई जा रही है, जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी ने यह कहा, वो मदरसे जो बार बार असरी तालीम को मुखालफत करते थे और ये कहते थे कि दीनी तालीम के साथ असरी तालीम को मिलाया नहीं जा सकता, मदरसे का मकसद फौत हो जाएगा, मदारिस सिर्फ इमाम पैदा करते हैं, मदारिस सिर्फ दीन के लिए किताबें लिखने वाले पैदा करते हैं, मदारिस
صرف اسلام کی بقا کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ عالم دین پیدا کریں، یہ مساجد کے امام اور مؤذن پیدا کریں، یہ مدرس پیدا کریں، مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ پیدا کریں۔ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ انجینئر، ڈاکٹر اور سائنٹسٹ پیدا کریں۔ یہ بات بار بار خاص طور سے دارالعلوم دیوبند کے ذریعے کہی جاتی تھی، لیکن کل مولانا ارشد مدنی نے یہ کہا کہ ہماری اس بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ آنے والے سیشن سے 10th اسٹینڈرڈ کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو باقاعدہ باہر سے 10th پاس کرایا جائے گا۔ اب سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر ایسی ضرورت کیا آن پڑی اچانک؟ جس چیز کی آپ مخالفت کیا کرتے تھے آج اس کو آپ اچانک جائز کیسے ٹھہرا رہے ہیں؟ کس طرح کا آپ کو ڈر ہے؟ کس طرح کا آپ کو ڈنڈا ہوا ہے کہ آپ پریشان ہیں، آپ بوکھلا گئے ہیں اور اپنی اس نیتی کے خلاف جا رہے ہیں جو سینکڑوں سال سے، جن کا حوالہ آپ اپنے آباء و اجداد سے دیا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس طرح کے نصاب کا مخالفت کی ہے، مدارس کے اندر انگریزی، پولیٹیکل سائنس، اکنامک، میتھ اور جغرافی نہیں پڑھائی جائے گی بلکہ مدارس کے اندر فقہ، حدیث اور قرآن ہی پڑھایا جائے گا۔ یہ بار بار کہا جاتا رہا ہے۔ پہلے مولانا ارشد مدنی کی یہ بائٹ سنوانا چاہوں گا، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کے محتمم کی بھی بائٹ سنواؤں گا، مولانا ابو القاسم نعمانی صاحب کی، جنہوں نے مخالفت کی تھی۔ پہلے مولانا ارشد مدنی کو سنیے۔ دیوبند اپنے یہاں خود عربی کلاس شروع ہونے سے پہلے ہر طالب علم کو 10ویں کا امتحان دلائی۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارے یہاں جو طالب علم دوسرے مدرسے سے آئے گا، ہم ابھی نہیں، جب سے اپنے یہاں شروع کر دیں گے 1 سال کے بعد سے 5-7 سال کا ہم گیپ دے کر کے یہ کہیں گے کہ 7-8 سال کے بعد جو بھی ہمارے یہاں پڑھنے کے لیے آئے گا اس کا 10ویں پاس کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ سنا آپ نے مولانا ارشد مدنی کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح سے مدرسے کے نصاب کے ساتھ ساتھ، مدرسے میں جو تعلیم پڑھائی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم عصری تعلیم کے لیے باقاعدہ 10th اسٹینڈرڈ کے ایگزام دلائیں گے اور ہر طالب علم کے لیے وہ ایگزام دینا کمپلسری ہوگا۔ یعنی اب آپ عصری تعلیم کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ لیکن 1 سال پہلے پرانا ویڈیو مولانا ابو القاسم نعمانی جو محتمم ہے دارالعلوم دیوبند کے، ان کا 1 سال پرانا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس بات کے ساتھ، اور سوال کیے جا رہے ہیں۔ مولانا یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ مدارس کا نام لیا جا رہا ہے ان کے ذریعے، مدرسۃ الاصلاح اور جامعۃ الفلاح بلریا گنج اعظم گڑھ، دونوں ہی اعظم گڑھ میں ہیں یہ مدارس۔ یہاں پر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ عصری علوم بھی دیے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جامعۃ الفلاح اور مدرسۃ الاصلاح کے کچھ طالب علم اور بہت ساری فیلڈ میں نظر آتے ہیں، چاہے وہ ماس کمیونیکیشن جامعہ ملیہ اسلامیہ سے کرنے کا معاملہ ہو یا اس کے علاوہ IAS IPS بنتے ہوئے کچھ چھاتر نظر آتے ہیں۔ ندوے کا بھی ذکر کیا گیا ہے مولانا ابو القاسم نعمانی کے ذریعے کہ وہاں پر بھی تھوڑا بہت نصاب اب جدید تعلیم سے ملتا جلتا ہے، لیکن ہم اپنے اس پرانے ہی دھرے پر قائم ہیں اور ہم اس کو نہیں بدلیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ یہ کہا، یہ بتایا کہ ہم کیوں اپنے اس نصاب پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ سنیے یہ بائٹ۔ کچھ ادارے وہ ہیں کہ جو خالص ماڈرن ایجوکیشن کے ہیں، کچھ ادارے وہ ہیں جیسے دارالعلوم دیوبند ہے، مدارالعلوم سہارنپور ہے جو خالص دینی تعلیم کے لیے ہیں۔ کچھ تجربے وہ بھی کیے گئے ہیں جہاں مشترک نصاب تعلیم رکھا گیا ہے اور تینوں کے نتائج سامنے آ رہے ہیں اور تینوں اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے ادارے جو ہیں وہ اپنی تعلیم کے اندر ماڈرن ایجوکیشن کو لے آئیں، کچھ ادارے اس کام کو کر رہے ہیں۔ ہمارے دارالعلوم کی بنیاد جس مقصد کے لیے رکھی گئی تھی وہ بنیادی دینی تعلیم کی حفاظت، عقائد کی حفاظت۔ ہمارے یہاں کمپیوٹر کی بھی تعلیم ہوتی ہے، انگلش کی بھی تعلیم ہوتی ہے، صنعت و حرفت بھی ہے، لیکن اس کو ایک خارجی عنصر کی طرح شامل کیا گیا ہے، اصل نصاب کو متاثر کیے بغیر۔ اس لیے کہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جہاں اس طرح کا نصاب تعلیم بنایا گیا کہ نہ وہ خالص دینی نصاب بچا نہ خالص ماڈرن نصاب بچا، دونوں کو خلط ملط کر دیا گیا، اس کا کوئی اچھا نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ مدرسۃ الاصلاح سرامیر کو لے لیجئے، مدرسۃ الفلاح بلیریا گنج کو لے لیجئے، اور کسی حد تک ہم نام لے سکتے ندوۃ العلماء کا بھی، اگرچہ وہاں بھی دینی عنصر غالب ہے، لیکن دینی میدان کے اندر کام کرنے والے، دفاع کا کام ہو یا اقدام کا کام ہو، تصنیف و تالیف کا ہو، وعظ و تقریر کا ہو یا درس و تدریس کا ہو، اس میں آپ آج بھی آپ خود اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ صرف ابتدائی صدیوں میں نہیں، آج بھی ہندوستان نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر
खिदमत जो कर रहे हैं तो वो दारुल या इसके तर्ज पर चलने वाले इदारों के फजला है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि उनके रोजी रोटी का कुछ इंतज़ाम आसानी से हो जाएगा। सफारत खानों में काम कर लेंगे, तर्जुमा कर लेंगे और कि बाहर के मुल्कों में चले जाएंगे। लेकिन ये माश का मसला बुनियादी मसला नहीं है। बुनियादी मसला हमारे दारुल के पेश नज़र जो है वो दीन का है। माश को अव्वलियत नहीं देते। और जो मॉडर्न एजुकेशन और इसको दोनों को मिला के लेकर चल रहे हैं, आज तो बहुत से तजर्बे हो रहे हैं। जामिअतुल हिदाया वहाँ पर जयपुर के अंदर है, इसी तरीके से आपको नदवतुल उलमा है, हमारे बनारस में जामिया सलफिया है। इन सब का अपना अलग अलग निसाब तालीम है। एक मदरसे का निसाब तालीम दूसरे मदरसे से मेल नहीं खाएगा। जो तालीम उस लाइन में जाएगा वो वहाँ से फारिग होकर और वो एक नदवी कहलाएगा। तो सुना आपने किस तरह से मौलाना अबुल कासिम नौमानी जो मोहतमीम दारुल उलूम देवबंद थे, उन्होंने 1 साल पहले इस निसाब का पूरी तरह से खंडन किया था। इस पर जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने दारुल उलूम देवबंद का जो निसाब तालीम है उसको पूरी तरह से बचाव किया था और ये कहा था किस लिए ये ज़रूरी है, और उसको बाकायदा मंतिकी अंदाज में उन्होंने बताने की कोशिश भी की थी। लेकिन अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जब मदरसे का सर्वे शुरू हुआ, जब मदारिस के ऊपर सवालात खड़े होने शुरू हो गए, जब मदारिस के बच्चे निकलने जो वाले हैं उनके ऊपर सवालात खड़े होने लगे, न सिर्फ गैर मुस्लिम और हिंदूवादी संगठन बल्कि मुसलमानों का एक ग्रुप पहले से ही इस तरह की निसाब तालीम के खिलाफ है और ये कहता है कि मदारिस में दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम के ऊपर भी निगाह दौड़ाने की ज़रूरत है, उस पर भी सोचने की ज़रूरत है, उसको भी पढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि दीन को जानने वाला एक बच्चा हाफिज़ कुरान हो या फिर वो कारी हो या फिर वो आलिम दीन हो या फिर वो मुफ्ती हो, लेकिन उसके साथ साथ उसको असली तालीम दिलाई जाए ताकि एक आलिम, एक मुफ्ती, एक हाफिज़ साइंटिस्ट भी बन सके, इंजीनियर भी बन सके, MBBS भी बन सके, जिसकी अभी मिसालें सामने आ रही हैं। किस तरह से कुछ मुस्लिम जो NGOs हैं वो किस तरह के सेंटर्स चला रही हैं, और अभी नीट में जिस तरह से 1200 तालिब इल्म मदरसा फारिगीन निकल कर सामने आए हैं जिसमें दर्जनों हाफिज़ कुरान हैं, उसकी सराहना की जा रही है। और ये एक तमाचा है उन लोगों के लिए जो मदारिस के निसाब तालीम के ऊपर सवालात खड़े करते हैं। एक अच्छा कदम दारुल उलूम देवबंद का इसको माना जा सकता है, लेकिन जिस वक्त मौके महल को लेकर के सवालात खड़े हो रहे हैं, और सवाल खड़ा होना जायज़ भी है कि आप अब जब योगी आदित्यनाथ के जरिए सर्वे का हुक्म दिया गया है, उसमें 2 तरह की चीज़ें जो आपने कही हैं। एक तो ये कि मदारिस जिनके पास पेपर नहीं है, जो मान्यता प्राप्त नहीं है, जिनके पास बिल्डिंग का अप्रूवल प्लान नहीं है, उन मदारिस को बुलडोज कर दिया जाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उस पर सवालात। और दूसरी बात, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप जिस चीज़ को बार बार मुखालफत करते थे, आखिर इस सर्वे के बाद इसको आपके ज़रिए जायज़ क्यों ठहराया गया है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखना, पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।